नमस्कार, माय नेम इज गजेंद्र दत्त शर्मा एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश। और आज इस वीडियो में जिस ऑटोबायोग्राफी को एक्सप्लेन करेंगे उसका टाइटल है माय प्लेस बाय सैली मॉर्गन। ये ऑस्ट्रेलियन एबॉरिजिनल फैमिली से बिलोंग करते हैं और इनको उनकी आइडेंटिटी बहुत दिनों बाद जब पता चलती है तो फिर उनको लगा कि उसको क्यों ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर में जगह नहीं दी गई। ये जो प्लेस है वो प्लेस क्या है, इनकी आइडेंटिटी, एबॉरिजिनल आइडेंटिटी, और उसको मेन स्ट्रीम लिटरेचर ऑफ ऑस्ट्रेलिया उसमें जगह दिलाना और उन वॉइसेस को, जिन वॉइसेस को अभी तक दबा दिया गया था, जो एबॉरिजिनल वॉइसेस हैं, ना तो उनकी हिस्ट्री में कोई जगह है, ना ही एकेडमिक में उनका कोई जिक्र है, ना ही किसी तरीके से लिटरेचर में उनका रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पर उन मेमोरीज के थ्रू ये पूरी जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है ये किसकी फॉर्म में है, जो मेमोरीज इनकी खुद की, जो इनकी मदर ने इनको कहानी बताई अपनी, जो इनकी ग्रैंड मदर ने इनको कहानी बताई अपनी, जो इनके ग्रैंडफादर ने इनको कहानी बताई, वो सारी नैरेटिव्स जो हैं, ये नैरेटिव्स इनको लगता है दीज नैरेटिव्स, दीज स्टोरीज आर as important as the written archives. If you don't find the recorded history of Aboriginal people of Australia, these stories are very important. और इन्हीं के थ्रू उस आइडेंटिटी को दोबारा से कंस्ट्रक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद की आइडेंटिटी को जानने की जो क्वेस्ट थी, उस क्वेस्ट ने इनको इंस्पायर किया कि ये राइटिंग जो है, राइटिंग इज द मीडियम ऑफ रिक्लेमिंग योर ओन पास्ट, रिक्लेमिंग योर ओन आइडेंटिटी, रिक्लेमिंग योर प्लेस। पर्टिकुलरली जो माई प्लेस है वो क्या है कि इट इज द रेक्लेमेशन ऑफ द प्लेस इन द हिस्ट्री, प्लेस इन द प्रेजेंट सोसाइटी। जो इनकी आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी को, मतलब शी शुड नॉट फील अशेम्ड ऑफ द आइडेंटिटी एंड व्हाई द पीपल हैव फॉरगॉटन द आइडेंटिटीज ऑफ एबॉरिजिनल ऑस्ट्रेलियन। जो नेटिव ऑस्ट्रेलियंस थे उनकी आइडेंटिटीज को क्यों इरेज कर दिया गया, क्यों उनको दबा दिया गया, क्यों उनकी वॉइसेस को सुना ही नहीं गया, क्यों उनको एक हिस्ट्री में भी पूरी प्रॉपर जगह नहीं है, क्यों वो एक सिलेक्टिव हिस्टोरियोग्राफी हुई जहां पर एबॉरिजिनल सोसाइटीज जो हैं उनका जिक्र ही नहीं, उनका रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। तो ये जो स्टोरी है, ये जो ऑटोबायोग्राफी है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल यही था कि एक तो उन एबॉरिजिनल वॉइसेस को फाइंड करना, हिस्ट्री में उनको जगह दिलाना, उस आइडेंटिटी को फाइंड करना और उस आइडेंटिटी को रिक्लेम करना। पहले फाइंड करना कि हु एम आई एंड देन द रिक्लेमेशन ऑफ दिस आइडेंटिटी इन द मेन स्ट्रीम सोसाइटी, वो इसका पर्पस रहा है। सो ये एक तरीके से क्या है, इट इज एन एबॉरिजिनल ऑटोबायोग्राफिकल टेक्स्ट। द स्टोरी इज इटसेल्फ अ टेक्स्ट ऑफ एबॉरिजिनल आइडेंटिटी, एबॉरिजिनल ऑस्ट्रेलियन आइडेंटिटी। और ये क्या करती है, इट रीकॉन्फिगर्स ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री। अब ऐसा है जैसे कि इट इज अबाउट रीराइटिंग द ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री, जिसमें नेटिव ऑस्ट्रेलियन की वॉइसेस का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, उसको दोबारा से ये रिकंस्ट्रक्ट करना, उसके लिए इन्होंने ये टेक्स्ट लिखा। और ये रिकॉन्फिगर कहां से होगा, इट इज थ्रू पर्सनल एंड फैमिली मेमोरी, खुद की मेमोरीज और फैमिली मेमोरीज, जिन से भी इन्होंने बात की, जिन की कहानियां, वो कहानियां क्या है, दे आर एज इंपॉर्टेंट एज द रिटन डॉक्यूमेंट्स। इफ यू डोंट फाइंड एनी रिटन डॉक्यूमेंट्स रिप्रेजेंटिंग ऑस्ट्रेलियन एबॉरिजिनल, सो दीज मेमोरीज आर एज इंपॉर्टेंट एंड शुड बी कंसिडर्ड, शुड बी एक्नॉलेज्ड, शुड बी एक्सेप्टेड एज रियल टेस्टिमनी, रियल डॉक्यूमेंट्स। पूरी ऑटोबायोग्राफी में आपको क्या मिलेगा, मेमोइर्स, कुछ जो आपके सामने इंसिडेंट्स हुई हैं उनका जिक्र, ओरल हिस्ट्री, कलेक्टिव टेस्टिमनी। तो पूरी नैरेटिव जो है इट कंसिस्ट्स ऑफ ऑथर्स ओन वॉइस, ओन नैरेटिव, लाइफ एंड स्टोरीज ऑफ हिज मदर ग्लैडीज, हिज ग्रैंडमदर डेजी कोरोना एंड हिज ग्रैंडफादर आर्थर कोरोना। इन चारों लोगों की रिमेम्बरेंसेस, इन चारों लोगों की जो सेल्फ नैरेटिव, वो पूरी की पूरी इन्होंने यहाँ पे एक्सप्रेस की है। सो दिस ऑटोबायोग्राफी एक्सपोजेस लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उस कॉलोनियलिज्म के फेज में कैसे एबॉरिजिन आइडेंटिटी को इरेज कर दिया गया, एसिमुलेट कर दिया गया, उसका वजूद ही खत्म कर दिया गया। और वो ऐसा नहीं था एक दिन की बात थी, वो एक पूरा सिस्टमैटिक फेज था, सिस्टमैटिक और सिस्टमिक फेज था, जिसमें कि प्रायोजित तरीके से, बड़े सोच समझे तरीके से उन हिस्ट्री को इरेज करा गया, उनकी वॉइसेस को दबा दिया गया। रेशियल ऑपरेशन, और किस तरीके से पूरा रेशियल ऑपरेशन उनको फेस करना पड़ा, उन सारे एबॉरिजिन लोगों को। और फिर एसिमिलेशन की जो टैक्टिक्स थी, वो एसिमिलेशन ये था कि अब आपको हम मॉडर्न बना रहे हैं, मॉडर्न बनाने के नाम पर आपको क्या किया, आपकी कल्चरल रूट से आपको डिटैच कर दिया, आपकी कल्चर खत्म कर दी, आपके कल्चरल प्रैक्टिसेस खत्म कर दिया, आपकी रियल आइडेंटिटी को बदल दिया। किसके नाम पर, एसिमिलेशन के नाम पर। साइलेंस टू स्पीच, फिर ये पूरी जो ऑटोबायोग्राफी में जो चेंजेस है, डायनेमिक जो चेंज हुआ है वो यही है कि जहां पे एक तरफ
स्टार्टिंग में साइलेंस थी कि भाई नोबडी वांटेड टू टॉक अबाउट द ऑपरेशन दैट दे सफर्ड फ्रॉम कॉलोनियल फोर्सेस। अब कम से कम वो क्या है कि दे हैव द स्पीच, दे हैव द स्टोरीज, दे हैव द स्पीच टू गेट देयर आइडेंटिटी रिक्लेम्ड। इन कहानियों से ही पता चला कि जिसके बारे में हमें पता नहीं था, हमारी हिस्ट्री क्या थी, उससे फिर क्या पता चला, नॉलेज। डिस्प्लेसमेंट, वो जो कल्चरल डिस्प्लेसमेंट कर दिया गया, वो कल्चरल इवेजन जो कर दिया गया, उससे फिर क्या हुआ, बिलोंगिंग। जो इफेक्ट जो इनके अंदर, सैली मॉर्गन के अंदर जो इफेक्ट आए लास्ट में, वो यही थे कि किस तरीके से आई डिड नॉट नो व्हाट आई एम, क्या मेरी कल्चरल रूट्स हैं। और फिर मुझे धीरे धीरे जब बात की, मैंने माँ से बात की और दादी से बात की, दादाजी से बात की, और फिर उनसे पता चला कि मैं क्या हूं। फिर मुझे लगा कि ये जो आइडेंटिटी पता चली है मुझे, इस आइडेंटिटी को रिक्लेम करना बहुत जरूरी है। और रिक्लेम करने के लिए राइटिंग इज द टूल। लेटिंग पीपल नो दैट आई एम दिस एबॉर्जिन एंड आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ दिस एबॉर्जिन आइडेंटिटी, एंड देन यू शुड बी punished also, you should be held accountable for erasing this identity। जब ये ऑटोबायोग्राफी की शुरुआत करती हैं तो बहुत सारे इंसिडेंट्स अपने चाइल्डहुड के बताए इन्होंने, चाइल्डहुड एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ साइलेंस। अब किस तरीके से उस ये पता चलता है कि भाई साइलेंस इज द टूल टू सर्वाइव। इफ यू वांट टू सर्वाइव यू हैव टू रिमेन साइलेंट। वी कैन नॉट टॉलरेट यू स्पीक अबाउट योर लाइफ स्ट्रगल, स्पीक अबाउट योर कल्चरल आइडेंटिटी। नो, यू डोंट हैव एनी आइडेंटिटी। अगर आप बोलोगे तो फिर आपकी जो एट्रोसिटीज है, ऑपरेशन है, वो डबल हो जाएगा। तो वो साइलेंट रहना कैसे सिखाया। शी हेल्स फ्रॉम सबर्बन पर्थ। अब पर्थ का जो आसपास का इलाका है, वहां पे ये रहते हैं। चाइल्डहुड उनका वहीं पे बीता। शी ग्रू अप बिलीविंग दैट शी इज इंडियन डिसेंट, शी इज ऑफ इंडियन डिसेंट। इनकी माँ ने डेलिबरेटली इनको ये बताया कि भाई जब जब पूछती होंगी कि हम कौन हैं, हम रियल ऑस्ट्रेलियन हैं, यहाँ के नेटिव ऑस्ट्रेलियन हैं, या हम कौन हैं, तो उनके माँ ने कह दिया कि नहीं भाई हम तो बाहर के आए हुए हैं, इंडिया से आए हुए हैं। जो इंडियन डिसेंट के लोग यहाँ पे आए थे, हमारे एंसेस्टर्स वो हैं। लेकिन इसको अंदर से ये लगता था कि नो, शी इज हाइडिंग समथिंग, कहीं ना कहीं ये कुछ छुपा रही है, हमारी आइडेंटिटीज इंडियन तो नहीं है। जब ये पूछती थी कि हम एबॉर्जिन तो नहीं है, तो फिर वो माँ टाल देती थी, क्योंकि माँ को यही बताया गया था कि अगर आपने बताया अपनी आइडेंटिटी को, अपनी कल्चरल प्रैक्टिसेस को डिस्क्लोज किया, तो फिर क्या होगा आपके साथ, और जो टॉर्चर जो है डबल हो जाएगा। तो वो माँ, और यहाँ पे सबसे बड़ा टॉर्चर ये था कि वो डिटैचमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों को अलग कर दिया जाता था। मतलब पेरेंट्स जितने भी लोग होते थे फैमिली के, सबको आपस में डिटैच कर दिया जाता था। और जब आपको एक दूसरे से बिल्कुल अलग कर दिया जाएगा, हर किसी को दूसरी जगह सेटल कर दिया जाएगा, अब फिर आप फैमिलियल बॉन्ड खत्म, जो रिलेशनशिप थी वो खत्म, एक आपको नई आइडेंटिटी के साथ कहीं भी भेज दिया जा रहा है। वो एक एसिमुलेशन की थियरी के नाम पर जो लोग बोलते थे उनके साथ ऐसा होता था। अब इनको ये था कि इफ यू वांट टू रिमेन साइलेंट और इफ यू रिमेन साइलेंट सो यू विल नॉट बी पनिश्ड दैट वे। अदर जो रिस्ट्रिक्शंस है, पनिशमेंट है, वो तो रहेंगे ही, लेकिन आपको आपके बच्चों से अलग नहीं करा जाएगा, लेकिन उसमें आपको बोलना नहीं है। तो इनकी माँ और इनके जो एंसेस्टर्स थे वो इसी वजह से अपनी आइडेंटिटी को छुपा करके ही इन्होंने रखा। साइलेंस एज प्रोटेक्टिव, जब ये पता चला तो मतलब क्या है कि साइलेंस वाज अ प्रोटेक्टिव शील्ड, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, क्योंकि ये साइलेंट रहने में ही आपको आपके परिवार के साथ रहने दिया जा रहा है। ये एक सेंट्रल मोटिव भी है, रिकरिंग थीम भी है। ये बार बार आपको जो साइलेंस है, वो साइलेंस पूरे इस ऑटोबायोग्राफी में है, क्योंकि इसको टूल की तरह कॉलोनियल फोर्सेस ने यूज किया था, और इन्होंने उस एंड्योरेंस, वो साइलेंट एंड्योरेंस, उसको एक सर्वाइवल टूल बनाया था कि भैया हमें अगर सर्वाइव करना है एज ए फैमिली, विल हैव टू रिमेन साइलेंट। उन्होंने उस साइलेंस का फायदा उठा करके क्या किया, उन एबोरिजिन आइडेंटिटीज को खत्म कर दिया। अब क्योंकि कोई बोलेगा ही नहीं, तो फिर पता नहीं चलेगा कि नेटिव ऑस्ट्रेलियन कौन था या कौन नहीं था। ये पता चलेगा कि जो व्हाइट्स थे, जो कॉलोनियल फोर्सेस थी, वो और जेन्युइन है, वो ओरिजिनल नेटिव्स हैं। क्यों? क्योंकि जो एबोरिजिन हिस्ट्री थी उसको तो आपने पहले ही इरेज कर दिया। अर्ली एनकाउंटर्स विद रेसिज्म एंड सोशल एक्सक्लूजन, ये बचपन में भी इन्होंने ये फेस किया। ऐसी बात नहीं कि इनकी मदर ने, इनकी ग्रैंडमदर, इनके ग्रैंडफादर ने ये चीजें फेस की, इन्होंने खुद ने भी फेस किया कि कैसे इनके साथ लैंग्वेज से लेकर के जो डेली प्रैक्टिसेस होती हैं, वहां पर इनको डेलिबरेटली ये जता दिया गया दैट यू आर अदर एंड देन यू डोंट बिलोंग टू दिस मेन स्ट्रीम सोसाइटी। इंटरनलाइजेशन ऑफ रेसिज्म, अब रेसिज्म को कैसे इंटरनलाइज कैसे करोगे आप? इंटरपेलेशन, थियोरी ऑफ इंटरपेलेशन आप समझ लीजिए यहाँ पे, कि कैसे धीरे धीरे आपसे ही ये कहलवा दिया जाएगा कि हाँ हम ओके, वी आर ओके विद दिस डिस्क्रिमिनेशन। आपको एक टाइम के बाद में समझ में आ जाएगा कि हाँ ये दिस इज द रियलिटी, यू लिव विद दिस रियलिटी। जब आपको ये समझ में आ जाए कि जो इन्वेडर था वो
इन्वेड नहीं कर रहा, वो हमारा भला कर रहा है। तो ये क्या हुआ? इंटरनलाइजेशन ऑफ रेसिज्म। कंस्ट्रक्शन ऑफ शेम अराउंड एबोरिजिनल आइडेंटिटी। एबोरिजिनल आइडेंटिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू शेम, मतलब आपको शर्म आनी चाहिए आपकी आइडेंटिटी पर। बार बार यही बात बताई जाएगी कि तुम्हारी ये ओरिजिनल आइडेंटिटी है, इट इज शेमफुल, यू शुड गेट योरसेल्फ फ्री फ्रॉम दिस शेम। अब आपको धीरे धीरे बाद में पता चलने लगेगा और आप खुद ही एहसास हो जाएगा कि हाँ यार, क्या मतलब ये तो जो हमारी एबोरिजिन आइडेंटिटी है ये बड़ी शेमफुल है। तो अब जब आपको अंदर से खुद से आ जाए कि हमारी जो रूट्स है वो बिल्कुल बेकार थी, हमारे जो एंसेस्टर्स थे तो वो बिल्कुल मॉडर्न थे ही नहीं, बिल्कुल गलत करते थे, उनकी प्रैक्टिसेस गलत थी, उनकी ट्रेडिशंस गलत थी, उनके कस्टम्स गलत, वी फील शेमफुल रिमेंबरिंग आवर पास्ट। जब आपको ये अंदर से लग जाए तो समझ लीजिए आप इंटरनलाइज्ड हो चुके हो, उस रेसिज्म से इंटरनलाइज्ड हो चुके हो। ये करा गया, इसको उन्होंने फील किया एक प्रायोजित तरीके से। वो कैसे होता है? ये जो सिलेबाई में प्रिस्क्राइब करके जो रिलीजियस प्रीचिंग्स होती है उनके थ्रू बड़े सॉफ्ट तरीके से ये किया जाता है। इमोशनल कंफ्यूजन ऑफ बिलोंगिंग विदाउट नोइंग योर रूट्स। अब ये किस तरीके से इनका बचपन जीता? एक इमोशनल कंफ्यूजन था बचपन से ही, मतलब अंदर से लग तो रहा है कि यार हम हैं कौन। अगर हम एबोरिजिन हैं तो फिर हमें ये बताया जा रहा था कि यू शुड बी अशेम्ड ऑफ दिस एबोरिजिन आइडेंटिटी, और अगर हम एबोरिजिन नहीं है तो हम है कौन? फिर हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं। अगर वो आइडेंटिटी नहीं है तो हमारी कोई आइडेंटिटी है नहीं। अब कल्चरल रूट्स का पता नहीं हमारा, तो उस कंफ्यूजन के साथ पूरा इनका बचपन बीता, उस चीज को यहाँ पे बता रहे हैं। साइलेंस बिकम बोथ इनहेरिटेड एंड इंटरनलाइज्ड। अब साइलेंट ऐसा लगा कि भाई साइलेंट रहना ही हमारे खानदान की परंपरा है, और ये शायद यही मजबूरी भी है। फिर जो एजुकेशन का फेज रहा उसके बारे में बात कर रही है, एजुकेशनल एंड हिस्टोरिकल एब्सेंस। अब एबोरिजिन आइडेंटिटी की जब बात करते हैं तो हिस्ट्री में देखती है कि एबोरिजिन आइडेंटिटी है ही नहीं। एबोरिजिन्स की तो कोई हिस्ट्री ऐसा लग रहा है जैसे जानबूझकर इरेज की गई हो, उनके बारे में कोई कहानी नहीं है, उनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, उनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस या उनकी प्रैक्टिसेस के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। इनकी अभी एक क्वेस्ट हो गई, एक जिज्ञासा हो गई कि भाई आई वांट टू नो हु आई एम, आई वांट टू नो माय कल्चरल पास्ट, आई वांट टू नो अबाउट माय एंसेस्टर्स, अबाउट माय कल्चरल आइडेंटिटी दैट इज एबोरिजिन। तो उससे इनको यह पता चला कि एबोरिजिन अपीयर ओनली एज बैकग्राउंड फिगर्स। बस एक सबसे पहले यहाँ पे कौन लोग थे? वो एबोरिजिन थे, और वो प्रीमिटिव टाइप के थे, तो इसलिए दे वर देमसेल्व्स रिस्पांसिबल फॉर देयर ओन एक्सटिंक्शन। खुद एक्सटिंक्ट होने के लिए उनके खुद के कारण थे। एबोरिजिनल वॉइसेस मिसिंग फ्रॉम द हिस्टोरिकल नैरेटिव्स। जब इन्होंने और पढ़ा तो ये पता चला कि कोई रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं एबोरिजिन सोसाइटीज का, उनकी वॉइसेस का कोई जिक्र। वॉइसेस का मतलब क्या है? कुछ तो फोकलोर्स होंगी, कुछ तो ओरल कहानियां होंगी, कुछ रिटन कहानियां होंगी, किसी फॉर्म में तो उनकी कहानियां होंगी। अब पूरी हिस्ट्री में लग रहा है कि एबोरिजिन के नाम पर तो कोई कहानी नहीं। तो फिर ये एहसास हुआ कि यार ये जानबूझ करके किया गया है। हर किसी सिविलाइजेशन की अपनी कहानी होती है, अपनी कल्चरल जो एक लेगेसी होती है वो कैरी फॉरवर्ड की जाती है, वो जनरेशनल होती है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसफर की जाती है। लेकिन यहाँ पे तो लग रहा है कि उनकी कोई हिस्ट्री खत्म है। डिस्कशंस आर अवॉइडेड, डिस्कशंस ऑफ पास्ट आर अवॉइडेड। ये हिस्ट्री में लगा कि यार कोई डिस्कस करना ही नहीं चाह रहा है। जिनसे पूछ रहे हैं एबोरिजिन हिस्ट्री के बारे में या एबोरिजिन लाइफ के बारे में, तो वो बात ही नहीं बता रहा है, जानबूझ के नहीं बता रहा है, क्योंकि शायद उसको ऐसा करने पर मजबूर कर दिया गया। यू विल नॉट टॉक अबाउट योर ओन आइडेंटिटी। उसी पता करने की जो क्वेस्ट थी उससे ये पता चला कि इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टू हिस्टोरिकल एंड पर्सनल अवेकनिंग। अब कभी यहीं से पता चलेगा कि मैं कौन हूं, मुझे यहीं से पता करना है कि मेरी कल्चरल रूट्स क्या है। If I'm aborigine, so what happened to all the aborigines? And why the people are ashamed of calling themselves as aborigine? Who compels them to feel ashamed of their aborigine identity? इसके सबके पीछे कोई जो षड्यंत्र है वो किसका है आखिरकार? तो ये अवेकनिंग इनको स्टार्ट यहाँ से हुई, उसको फिर यहाँ पे ये बताती है। और फिर कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी इन क्वेश्चन, इनको फिर ये एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं जो कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी, हिस्ट्री लिखना, हिस्ट्री इज ऑलवेज री रिटन। जो भी स्टेक होल्डर होता है वो उस हिस्ट्री को अपने हिसाब से दोबारा से लिखवा देता है। मुगल्स आए, उन्होंने हिस्ट्री को दोबारा से लिखवाया, ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने हिस्ट्री को दोबारा से लिखवाया। बहुत सारी चीजें जहां पे आपको कल्चरली साउंड प्रेजेंट किया जाता था, जो आपकी स्ट्रेंथ थी, कल्चरल स्ट्रेंथ थी, उसको हटा ही दिया। ऐसी चीजें जुड़वा दी गई हिस्ट्री में। हम अपने हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, इंडियन कल्चर, उसमें बहुत सारी चीजें हटा दी गई जानबूझ करके कि लोगों को पता न चले कि ये इतनी रिच थी। वो जो नालंदा यूनिवर्सिटीज और तक्षशिला यूनिवर्सिटीज, उनको जानबूझ कर जला दिया गया। तो ये हर जगह ऐसे ही हुआ है कि हिस्ट्री को जानबूझ करके
या तो बदला जाता है या खत्म कर दिया जाता है, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके बारे में जान ही ना पाए, और वो जब अपने आप के बारे में सोचे तो ये सोचे कि हम मॉडर्न इन्हीं की तरह हैं। फिर उन्होंने क्या किया, अपनी फैमिली को क्वेश्चन करना शुरू किया, मतलब मम्मी से बार बार इंसिस्ट करना शुरू किया, ग्रैंड मदर से इंसिस्ट करना शुरू किया, ग्रैंड फादर से इंसिस्ट करना शुरू किया कि प्लीज टेल समथिंग अबाउट योर लाइफ, प्लीज टेल समथिंग अबाउट द पास्ट। आई डोंट अंडरस्टैंड वन थिंग दैट यू आर साइलेंट अबाउट योर ओन past. What happened to you and why you remain silent? Why you were taught to remain silent? So silence, learn it, fear, not ignorance. तो ये पता चला कि it was a fear, और ये fear उनको पढ़ाया गया था, सिखाया गया था कि silence is the only key to survival. ऐसा नहीं है कि उनको they are ignorant of their past. They don't know anything about their original history. उनको सब कुछ पता है, लेकिन वो उनको कहने से रोका गया है, ये इनको एहसास हुआ। फिर वो वही साइलेंस, दैट साइलेंस इज इनहेरिटेड एंड जनरेशनल ट्रॉमा, और इनफैक्ट दीज पीपल आर नॉट हैप्पी बाय कंसीलिंग देयर पास्ट। इनसा पूछते तो ये खुश थोड़ी है भाई, आपको अपनी कल्चरल रूट्स के बारे में पता भी हो और आप किसी से कह ना पाओ, जब आपको पता है कि आपकी कल्चर बहुत रिच है, लेकिन यह कि आप खराब कल्चर में रहने के लिए मजबूर इसलिए हो क्योंकि आप अपने रिच कल्चर के बारे में बताने से आपको रोका गया है। तो आपके अंदर से क्या फील होगा, ट्रॉमेटाइज्ड। वही ट्रॉमेटाइज्ड ये फील करते हैं। फिर ये पता चला कि फियर जनरेटेड बाय गवर्नमेंट पॉलिसीज, चाइल्ड रिमूवल, ये जो एक पॉलिसीज थी, एसिमिलेशन की जो थियरी थी, वो एक सबसे बड़ा हथियार था इनका कि अगर कोई मुंह खोलेगा तो उसको उसके बच्चों से अलग कर दो, बच्चों को कहीं और भेज दो, उनको कहीं और भेज दो, सारे फैमिली मेंबर्स को अलग अलग कर दो। इस डर की वजह से, इस डर को ऐसा बना दिया गया कि अब सब लोग फिर चुप ही रह रहे हैं। साइलेंस इज इनहेरिटेड सर्वाइवल मैकेनिज्म। फिर इनको लग गया कि भाई साइलेंट रहना ही सर्वाइवल का एक मंत्र है। जब रिवोल्यूशन हुआ तो फिर क्या हुआ कि नाउ आई विल रिक्लेम माई आइडेंटिटी, एबोरिजिन आइडेंटिटी। अब अगर मुझे पता चल गया है कि मैं ये हूं, तो फिर अब मुझे ये रिक्लेम करना बहुत जरूरी है। एबोरिजिन आइडेंटिटी हिड टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम परसिक्यूशन। अब जब ये इन्होंने मम्मी से पूछा था कि व्हाई डिड यू रिमेन साइलेंट, तो मम्मी ने यही बताया, दादी ने यही बताया कि भैया ये बच्चों को बचाने का एक तरीका था, बस इस वजह से ही हम फैमिली की तरह रह पाए। अगर हम मुंह खोलते तो शायद हम तुम्हें मिल भी नहीं पाते, और तुम कहां होते, हम कहां होते, कोई पता नहीं। सीक्रेसी क्या थी, वो नेसेसरी थी फॉर सर्वाइवल। कि पैसिव एक्सेप्टेंस टू एक्टिव रिकवरी। तो पैसिव एक्सेप्टेंस, अब यहां पे फिर जब रिवोल्यूशन हुई तो फिर ये इनके अंदर शिफ्ट आई कि यार इट इज बेटर टू रिमेन एक्टिव एंड रिकवर योर पास्ट, रिक्लेम योर पास्ट। इट इज नॉट गुड टू रिमेन साइलेंट or passive. How long we can remain passive or silent? Identity becomes something consciously reclaimed rather than the biologically assumed. जो identity है, वो identity तो ये क्या है? It is always to be reclaimed. If you become conscious of your identity, so your duty is to reclaim it by all cost. Gladys जो है इनकी मदर है, तो मदर से जब पूछा कि भाई क्या आपके लाइफ में रहा था, आपके चाइल्डहुड में कैसा रहा था, तो उन्होंने फिर बताया अपने जो इमोशनल ट्रॉमा, जो फिजिकल एट्रोसिटीज जो फेस की कॉलोनियल पीरियड में, उनको बताया कैसे उनका बचपन किस तरीके से बीता, उनका फियर, कांस्टेंट फियर, दे रिमेन्ड इन कांस्टेंट फियर, पॉवर्टी, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, थ्रेट ऑफ हैविंग हर चिल्ड्रन अवे। इस धमकी के साथ उन्होंने अपना बचपन बिताया। मूवमेंट एक सर्विलेंस जैसा होता है कि भाई यू विल नॉट मूव आउट ऑफ योर हाउस और आउट ऑफ योर विसिनिटी, जो भी आपका एरिया है यहीं पे रहोगे। जो एक एक्सपोजर देने की बात होती है कि अगर बाहर दूसरी जगह जाओगे, लोगों से मिलोगे, बातचीत करोगे, हमारे बारे में गलत बताओगे या फिर हमारे बारे में सच बताओगे, तो उससे फिर क्या होगा कि हमारी जो बेस है वो कमजोर होगा, इसलिए आपको कहीं जाने की इजाजत है ही नहीं। सो वो रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, और दूसरी सबसे बड़ा हथियार ये था कि इफ यू डू एनीथिंग व्हिच प्रूव्स अगेंस्ट अस, सो योर चिल्ड्रन विल बी रिमूव्ड, यू विल बी सेपरेटेड फ्रॉम योर चिल्ड्रन एज नॉन एबोरिजिनल। अब आपकी एक आइडेंटिटी है कि यू आर नॉट एबोरिजिन। अब आपको इस आइडेंटिटी के साथ जीना है। बाकी आइडेंटिटी क्या है क्या हमें नहीं पता, लेकिन आप ये नहीं कहोगे कि आप एबोरिजिन हो। इमोशनल रिप्रेशन, लॉस ऑफ कल्चरल एक्सप्रेशन। अब जब आपको ये कह दिया जाए कि आप जो जिस रिलीजन से बिलोंग करते हैं वो हो ही नहीं, आपको पता है कि आप हो, लेकिन आपसे ही कह दिया जा रहा है कि अब आपको कहना नहीं है कि आप इस रिलीजन से बिलोंग करते, इस रिलीजन से बिलोंग करता हूं कि पता नहीं, लेकिन आप ये नहीं कहोगे कि आप इस रिलीजन से बिलोंग करते हो। तो आपके अंदर वो रिप्रेशन जो होगा वो बढ़ जाएगा। आप अंदर ही अंदर सफोकेटेड फील करोगे कि यार मैं अपनी कल्चर से मुझे डिटैच कर दिया जा रहा है, जो मेरी पहचान है उससे डिटैच कर दिया जा रहा है, तो फिर मैं वो ट्रॉमा को कैसे फेस करूंगा। तो उनकी माँ कहती कि हम उस ट्रॉमा को फेस नहीं, हमने उस ट्रॉमा के साथ लाइफ जिए, एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते।
आपको टॉर्चर किया जा रहा है, लेकिन उस टॉर्चर की जो इफेक्ट पड़ रहा है आपकी साइकोलॉजी पर, उसको आप एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते। इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा, और ये जनरेशन मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, ये चलता आ रहा था। व्हाई द एबॉरिजिन पीपल रिमेन इन एब्जेक्ट पॉवर्टी फॉर सो मेनी जनरेशंस, तो वो इसीलिए था कि उनको सिखाया गया था कि भाई बोलना मत, बस ऐसी कोई स्पीशीज बिल्कुल खत्म नहीं हुआ। शोइंग वल्नरेबिलिटी कुड बी डेंजरस। वल्नरेबिलिटी मतलब यही थी कि अगर आप बोलोगे तो फिर एक्सपोज हो जाओगे, और एक्सपोज हो जाओगे तो फिर वो आपके सेहत के लिए हानिकारक है। इनकी दादी की स्टोरी, जो डेजी कोरोना, उनकी स्टोरी, उनके एक्सपीरियंसेस शेयर किए। उनके जब बात करते तो उनके और भी पुराने एक्सपीरियंसेस और हार्शर पीरियड ऑफ कॉलोनियल ऑपरेशन, जो कॉलोनियल ऑपरेशन था, कह रहे कि हमारे टाइम में तो और भी ज्यादा बुरा था, बद से बदतर था। सिस्टमैटिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एबोरिजिनल चिल्ड्रन, पर्टिकुलरली गर्ल्स के साथ तो बहुत ही बुरा होता था, वो भी पूरा प्रायोजित तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से। दादी बताती है कि शी वाज आल्सो रिमूव्ड फ्रॉम हर फैमिली, जो वो चाइल्ड रिमूवल वाला जो एसिमिलेशन की थियरी थी, दादी ने तो वो फेस की। शी वाज रिमूव्ड ऑफ हर फैमिली। अब when a child is removed of the family, how can he survive or she survives? Her grandmother survived that trauma. Education नहीं दी गई, they were denied education. पढ़े लिखोगे तो समझ में आएगा, समझ में आना नहीं। Forced into domestic services, सिर्फ जो घर के काम होते हैं उन्हीं में ही उलझे रहोगे, बाहर निकल के देखना ही नहीं। Control over aboriginal labor, particularly unpaid और या फिर underpaid, हमें लेबर बना करके ही रखा गया, हमेशा लेबर बना करके रखा गया, और लेबर भी कई बार तो पैसे दिए ही नहीं, और कभी दिए तो वो अंडरपेड, या तो अनपेड या फिर अंडरपेड। चाइल्डहुड तो ऐसा था जैसे कि आया ही नहीं, सीधे हम मैच्योर ही हो गए। लॉस ऑफ चाइल्डहुड एंड ऑटोनॉमी, अपने ऊपर अपने आप को जानना, अपनी रूट्स को जानना या अपनी इंडिविजुअलिटी को पहचानना, वो तो कम से कम कुछ था ही नहीं। तो ऑटोनॉमी और सेल्फ क्या होती है, इंडिविजुअलिटी क्या होती है, खुद का वजूद क्या होता है, वो तो कह रही कि वो तो था ही नहीं हमारा, हमें पता ही नहीं था कि वजूद नाम की कोई चीज भी होती है। क्वाइट रेजिस्टेंस रादर देन रिबेलियन, ये इनका मूल मंत्र था कि क्वाइट रेजिस्टेंस, चुप रहो, बस चुप रह करके रेजिस्ट करते रहो, इस ट्रॉमा को रेजिस्ट करते रहो, एंड्योर करते रहो, फेस करते रहो, यही सर्वाइवल का मूल मंत्र था हमें। स्ट्रेंथ रूटेड इन एंड्योरेंस, कि आपकी क्वालिटी जो है वो एंड्योरेंस में है। डेवलप एंड्योरेंस एंड सर्वाइव। योर एक्सट्रीमिटी ऑफ एंड्योरेंस इज द कंडीशन ऑफ योर सर्वाइवल। सर्वाइवल ऑफ फैमिली बॉन्ड्स अंडर ऑपरेशन, अब ये एक चैलेंज था, हाउ टू सर्वाइव अंडर दिस ऑपरेशन, जहां पे आपको हमेशा ये डर सताया हुआ है कि आपके बच्चे आपसे अलग न हो जाएं, न कर दिए जाएं। आपको अपने आप के बारे में बताना नहीं, आप जो फील कर रहे हो उनको बताना भी नहीं। फैमिली बॉन्ड्स, ये एसिमिलेशन की थ्योरी थी। फैमिली बॉन्ड्स वर डिलिबरेटली सीवियर्ड टू एनफोर्स एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के नाम पर जो फैमिली बॉन्ड्स थे, फैमिली रिश्ते थे, उनको सबको आपस में डिटैच करते थे। पर्टिकुलरली वीमेन वर फोर्स्ड डबल कॉलोनाइजेशन, जेंडर भी रेशियल, कह रहे वीमेन के साथ तो वो डबल हुआ, रेशियल भी और जेंडर भी। इनफैक्ट जैसे डबल कॉलोनाइजेशन होता है तो कॉलोनाइजर आपको टॉर्चर कर रहा है, और एक आपके घर के जो पेट्रियार्क, वो भी आपको टॉर्चर कर रहे हैं, या फिर पर्टिकुलरली जो ऑपोजिट जेंडर, कि ऑल द मेन टॉर्चर्ड अस even though they were from our own family, they were from the colonial force. It was not simply the female who suffered, it was the male also that to remain in total under control. Aboriginal masculinity under colonial rule. अब लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट नाम की कोई चीज ही नहीं, अगर है भी तो वो भी या तो अनपेड या फिर अंडरपेड। मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड, हम भी उनकी तरह, ये तो कॉमन फिनोमिनन था, हम भी बाहर नहीं जा सकते थे। कॉन्स्टेंट ह्यूमिलेशन, बार बार आपको ये एहसास दिलाया जा रहा है कि यू आर एबोरिजिन एंड यू शुड बी अशेम्ड ऑफ दिस आइडेंटिटी। हर बात पर डिस्क्रिमिनेशन, हर बात पर टॉर्चर, वो ह्यूमिलिएशन, वो जो इंसल्ट, वो एक कांस्टेंट आइडेंटिटी बन गई थी हमारी। इरोजन ऑफ एबोरिजिन मैस्कुलिनिटी, और कि मैस्कुलिनिटी क्या होती है भाई, हो गए तुम, कोई मर्द वर्द कुछ नहीं हो, नौकर हो, बस ये तुम्हारी आइडेंटिटी है। तो ऐसा लगा कि हमारी कुछ सेल्फ है ही नहीं, हमारा कोई वजूद है ही नहीं। सिस्टमिक पावरलेसनेस, सिस्टमिक मतलब एक सिस्टम क्रिएटेड, सिस्टम ओरिएंटेड, जो वहां का पूरा सिस्टम था, उस सिस्टम ने इस तरह का मैकेनिज्म बना दिया गया था कि कोई भी एबोरिजिन मैन वो किसी भी तरह की पावर में ना रहे, ना तो वो डोमेस्टिक पावर में, ना ही किसी एडमिनिस्ट्रेटिव, ना किसी ऑफिशियल, किसी भी तरह की मतलब पावर नाम की कोई चीज उसमें हो ही ना, वो एक गुलाम बनकर के रह जाए। इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल, कंप्लीट टोटल इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल, जो गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है वो, उसको इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल कहते हैं। साइकोलॉजिकल ट्रॉमा विदाउट इमोशनल एक्सप्रेशन, अब यही है कि यू आर सफरिंग इंसेसेंटली, यू आर सफरिंग इन्फिनिटली,
however you cannot even express। अब वो ट्रॉमा जो आप कह भी नहीं सकते, वो कितना आपको स्ट्रैंगुलेट करता है। तो फ्रेगमेंटेशन ऑफ कम्युनिटी लाइफ। अब ऐसा लग रहा था कि उस टाइम में कि कम्युनिटी लाइफ क्या होती है, कुछ भी नहीं। हमारे जो दोस्त, हमारे जो रिश्तेदार, कुछ नहीं है, हमारा एक ही मालिक है, ये व्हाइट कॉलोनाइजर। डिनायल ऑफ सिटीजनशिप एंड राइट्स, कोई राइट नहीं हमारे पास। डिनायल ऑफ डिग्निटी एंड ऑटोनॉमी, कोई डिग्निटी, कोई ह्यूमन डिग्निटी। हमें तो शर्म आती थी कि हम इंसान भी कैसे हैं, हमें अपने इंसान होने पर शर्म आती। कंट्रोल्ड वेजेस, जो वो एम्प्लॉयमेंट या तो वो अंडरपेड या फिर वो अनपेड। सोशल बॉन्ड्स डिसरप्टेड, वही जैसे वीमेन के साथ था वही इनके साथ, सोशल बॉन्ड खत्म। पीपल अंडर कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन, सर्विलांस। कॉलोनियलिज्म एज ए टोटल सिस्टम ऑफ कंट्रोल, वही जो इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल, ये उन्होंने फेस किया। दोबारा से फिर सैली मॉर्गन की खुद की ये नैरेटिव है। जब उनको ये एहसास होने लगता है कि हिस्ट्री से एबोरिजिन हिस्ट्री गायब है, देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ एबोरिजिन इन द हिस्ट्री इटसेल्फ, जो ओरल हिस्ट्री। अब इनको लगा कि जो बाकी लोगों की कहानियां, जैसे माँ की, इनकी दादी की, दादा की, वो सब कहानियां, वो कहें दे आर हिस्टोरिकल ट्रूथ, दे आर नॉट सिंपली स्टोरीज, they are not simply expressions of their trauma, they are the historical truth of aborigine people। सैली मॉर्गन्स नैरेटिव खुद की। इंपॉर्टेंट ऑफ रिकॉर्डिंग दीज स्टोरीज, फिर इन्होंने डिसाइड किया कि आई विल रिकॉर्ड दीज मेमोरीज, इन स्टोरीज को बुक में कंपाइल किया जाए, इनको एक रिटन शेप दी जाएगी, लोगों को बताया जाएगा कि हाँ ये दिस इज व्हाट एबोरिजिन पीपल वर ऑल अबाउट। इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट एबोरिजिन, सो दिस इज व्हाट यू शुड नो, एंड यू शुड नो हाउ they suffered, how much they had suffered. Then the most important thing that they suffered, the most traumatizing thing they suffered, that the erosion of their cultural identity. Oral history challenges written records, क्योंकि उनको पता है कि oral history is also important as the written records। तो वो उसका एहसास हुआ। That excludes the aborigine voices। ये जो रिटन रिकॉर्ड्स हैं, रिटन रिकॉर्ड्स ने क्या किया, एबोरिजिन वॉइसेस को एक्सक्लूड कर रखा है। मतलब जानबूझ करके हिस्ट्री की बुक्स में आपको एबोरिजिन लोगों के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। तो फिर मेमोरी बिकम्स पॉलिटिकल, तो मेमोरी इंपॉर्टेंट है। फिर बेस्ड ऑन द मेमोरीज, इफ यू रिकलेक्ट समथिंग, योर ट्रॉमा एंड द टॉर्चर यू फेस्ड, वो उतना इंपॉर्टेंट है जितना किसी दूसरे की रिटन डॉक्यूमेंट। सो स्टोरी टेलिंग एन आर्ट ऑफ रेजिस्टेंस, तो इनको ये एहसास हुआ कि नाउ आई विल राइट स्टोरी, इट इज अ फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस। इससे मैं अपनी जो आइडेंटिटी खोई हुई थी उसको रिक्लेम करने में हेल्प मिलेगी। लिव्ड एक्सपीरियंसेस, जैसे इसकी दादी के एक्सपीरियंसेस थे, इसके दादा के एक्सपीरियंसेस थे, तो उन एक्सपीरियंसेस वो क्या करते हैं, दे कॉन्स्टिट्यूट लेजिटिमेट हिस्ट्री। हिस्ट्री और क्या है, जो कोई किसी एक्सपीरियंसेस के बारे में बता देता है वो हिस्ट्री में कैद हो जाता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये जो लिव्ड एक्सपीरियंस है, ये भी किसी हिस्ट्री से कम थोड़ी है, मैं इनको हिस्ट्री की तरह प्रेजेंट करूंगी। और फिर क्या है, रिकंस्ट्रक्ट्स हर सेंस ऑफ सेल्फ, कम से कम मुझे पता तो चलेगा कि मैं कौन हूं, अपने बारे में तो मुझे एहसास होगा कि मैं, मेरी आइडेंटिटी क्या है। जो मेरी फैमिली ने झेला है वो कम से कम मेरे बच्चे तो ना झेले। एबोरिजिनल आइडेंटिटी मस्ट बी लर्न्ड, सबको पता चलना चाहिए उसके बारे में, अंडरस्टूड एंड एथिकली एक्नॉलेज्ड, और सब लोगों को फिर वो एथिकली, इट इज द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी एबोरिजिन इन द मॉडर्न सर्वाइविंग एबोरिजिन टू रिक्लेम दैट पास्ट, टू रिक्लेम देयर आइडेंटिटी। उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और बाकी सबको पता चलना चाहिए कि व्हाट दे आर, देयर आइडेंटिटी इज नॉट समथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ। जिन लोगों ने उसको खत्म किया उनको शर्म आनी चाहिए, और ये जो स्टोरीज हैं, ये स्टोरीज से हम उनको शर्मिंदा करेंगे। आइडेंटिटी बिकम्स रिलेशनल, रूटेड इन फैमिली हिस्ट्री एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि किसी की भी आइडेंटिटी क्या होती है, वो रिलेशनल होती है। उसको हिस्ट्री में जगह नहीं मिलेगी तो वो आइडेंटिटी खत्म, उसको फैमिली में जगह नहीं मिलेगी तो वो आइडेंटिटी खत्म, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा तो उसकी आइडेंटिटी खत्म। तो वो रिक्लेम करना बहुत जरूरी है। राइटिंग क्या करेगी फिर, राइटिंग एन आर्ट ऑफ रिकॉन्सिलेशन, एक कॉम्प्रोमाइज, अ सॉर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज, जो अपने आप से आप कॉम्प्रोमाइज करोगे कि चलो अब तक जो भी हुआ आगे ऐसा नहीं होगा, तो कम से कम राइटिंग के थ्रू वो कर पाओगे। पर्सनल नैरेटिव बिकम्स इंटरवेंशन असर्टिंग एबोरिजिनल प्रेजेंस विद ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर। इनका पर्पस यही था कि उस एबोरिजिन स्टोरीज को ऑस्ट्रेलियन मेन स्ट्रीम लिटरेचर में उसको जगह मिलनी चाहिए। प्राइवेट मेमोरी, पब्लिक हिस्ट्री, चैलेंजिंग नेशनल मिथ्स ऑफ पीसफुल सेटलमेंट। जो पीसफुल सेटलमेंट की तरह बताया गया है कि जितने भी प्रिमिटिव थे, जितने वो खुद हमारे जैसे बन गए और हमारे धर्म उन्होंने अपना लिया और हमारे प्रैक्टिसेस उन्होंने अपना ली और सब कुछ पीसफुल रहा है। हमने किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं की, हमने किसी को टॉर्चर नहीं किया है। ये जितनी भी नैरेटिव्स उन्होंने सेट की हैं, इन सारी नैरेटिव्स को जो मिथ है ये, दे आर नॉट ट्रू,
दे हैव बीन प्रेजेंटेड एज ट्रूथफुल नरेशंस, तो उनके बारे में सब लोगों को पता चलना चाहिए। रिकॉन्सिलेशन मस्ट बिगिन विद द ट्रूथ। हमें ऐसा कोई नहीं कि अब फिलहाल, क्योंकि वो उस तरह का फेज नहीं है, पॉलिटिकल कॉलोनाइजेशन नहीं है, कल्चरल कॉलोनाइजेशन होगा, मॉडर्न एज है, चलो एसिमिलेशन की बात नहीं है तो कम से कम रिकॉन्सिलेशन की बात होगी। लेकिन रिकॉन्सिलेशन कैसे होगा कि आप कम से कम हमें ये तो बताओ कि हम कौन थे, और ये आप एक्सेप्ट करो कि आपने इसको खत्म किया है, उस आइडेंटिटी के साथ आपने खिलवाड़ किया है, इसका एक्सेप्टेंस आपसे चाहिए। मेमोरी एक पॉलिटिकल एक्ट है, फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस, टूल ऑफ हीलिंग। पूरे कंक्लूजन में पूरा जिस्ट क्या आता है कि साइलेंस टू वॉइस, किस तरीके से उनकी पूरी जर्नी रही है, वो साइलेंस से अपनी बात को कहना सीखा, कैसे उनको सिखाया गया था कि साइलेंट रहना, और कैसे इनको पता चला कि नहीं, साइलेंट रहने से काम नहीं चलेगा, अपने आप को बताना पड़ेगा कि आप कौन हो। वो पूरी जर्नी इस ऑटोबायोग्राफी में है। जर्नी फ्रॉम कंसीलमेंट टू रिविलेशन, जो अब तक छुपा रहे थे अब उसको बताना है, बताने से ही लोग जान पाएंगे कि आप कौन हो। जो ट्रॉमा है, ट्रॉमा टू टेस्टिमनी, जो ट्रॉमा फेस किया वो अब एक टेस्टिमनी बनेगा, जो अपनी टॉर्चर फेस किए वो टेस्टिमनी बनेगी। मार्जिनलाइजेशन है, वो वॉइस बनेगा, जो अब तक आपने एट्रोसिटीज फेस किए, अब तक आपने जितना भी ट्रॉमा फेस किया, जितना भी रिस्ट्रिक्शन फेस किए, वो अब सब क्या बनेंगे, एक वॉइस बनेंगे, ताकि आने वाली जनरेशन अपनी उस एबॉर्जिन हिस्ट्री के बारे में जान पाए, ताकि लोगों को लगे कि असली ऑस्ट्रेलिया, जो मॉडर्न ऑस्ट्रेलिया है, ये नहीं है, असली ऑस्ट्रेलिया तो ये है। इसीलिए उनको पता चला कि ये स्टोरी जो है, इनकी खुद की स्टोरी, इनकी दादा की स्टोरी, इनके दादी की स्टोरी, ये सब स्टोरी, इट इज नॉट सिंपली स्टोरी, इट इज ए कलेक्टिव एबॉरिजिनल टेस्टिमनी। ये ऐसा लग रहा है जैसे कि सारे एबॉरिजिन्स एक साथ मिलकर के अपनी बात बताने के लिए उनको मौका मिला है और वो कह रहे हैं। और ये स्टोरी दिस चैलेंजेस नेशनल मिथ्स, जो नेशनल मिथ्स थे अब तक, जो इंस्टीट्यूशनल गवर्नमेंट्स रही हैं, उन्होंने जो बताया गया है कि किस तरीके से एबॉरिजिन्स अगर थे तो वो खुद ही ये कन्वर्ट हो गए और खुद ही उन्होंने अपने आप को हम जैसा बना लिया और अपने सारे प्रैक्टिस छोड़ लिया, हमारा रिलीजन एक्सेप्ट कर लिया और हमारे वेज एक्सेप्ट कर लिए। वो कह रहे कि ये सब मिथ है, ये सब इन स्टोरी के आने के बाद में ही पता चलेगा। और ये स्टोरी क्या है, इट एक्सपोजेस हिस्टोरिकल इनजस्टिस, और इनफैक्ट हिस्ट्री हैज डन अ ग्रेव इनजस्टिस टू देम। हिस्ट्री ने खुद में इनके साथ बड़ा दगा किया है। और ये स्टोरी क्या है, इट इंसिस्ट्स ऑन एबॉरिजिनल प्रेजेंस इन ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एबॉरिजिनल आइडेंटिटी को ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री में एज सच जगह मिलनी चाहिए। When the coming generation think about or feel like knowing about their past, their ancestors, the real Australian, उनको वो हिस्ट्री में मिलना चाहिए, वो टेक्स्ट मिलने चाहिए, वो आवाजें मिलनी चाहिए, ताकि पता चल सके कि असली ऑस्ट्रेलिया है क्या। क्योंकि हिस्ट्री डज नॉट रिजाइड सोनली इन आर्काइव्स बट इन लिविंग एक्सपीरियंसेस। क्योंकि हिस्ट्री सिंपली ऐसा नहीं है कि आर्काइव्स में जो लिख दी गई वही हिस्ट्री है। लोगों की कहानियां, उनके मुंह जवानी अगर सुनी जाए तो वो भी हिस्ट्री ही है, जो उन्होंने फेस किया है, जो उनके लिव्ड एक्सपीरियंसेस हैं, और उनके बारे में पता चलता है, चाहे भले ही वो ओरली पता चले, वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है। तब वो उनकी प्लेस जो होगी वो रिक्लेम होगी। रिक्लेमिंग प्लेस, जो प्लेस है, प्लेस, हर प्लेस इन द सोसाइटी, हर प्लेस इन द फैमिली, हर प्लेस इन हर ओन वे, वो तभी रिक्लेम होगी। प्लेस ऑफ एन एबॉरिजिन, प्लेस ऑफ अ राइटर, रिक्लेमिंग एबॉरिजिनल हिस्ट्री। If you want to reclaim your place, so you have to reclaim the aboriginal history. आप सबसे पहले एबॉरिजिनल हिस्ट्री को सबके सामने लेकर आइए, तब आपको अपनी जगह, जो सोसाइटी में जो डिग्निफाइड जगह चाहिए, वो जगह मिलेगी। और इट इज सेंट्रल टू ऑस्ट्रेलियन नैरेटिव। ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर इनकम्प्लीट है जब तक कि एबॉरिजिन स्टोरीज को इनमें ना शामिल किया जाए। तो थिंक ऑफ रियल ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर इज टू थिंक ऑफ एबॉरिजिनल हिस्ट्री, एबॉरिजिनल स्टोरीज। वो इनका मकसद यहाँ पे था और उसको इन्होंने यहाँ पे पूरा किया, और उसी के एक्सपीरियंसेस अपनी इस ऑटोबायोग्राफी में इन्होंने एक्सप्रेस किए हैं। सो दैट इज ऑल फॉर नाउ। Hopefully I was able to summarize the contents of this long narrative, long autobiography. ये ऑटोबायोग्राफी जो यूनिवर्सिटीज में पीजी कोर्सेज हैं उनके सिलेबाई में ऑस्ट्रेलियन और कैनेडियन लिटरेचर में प्रिस्क्राइब्ड होती है। सो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, make sure you subscribe to the channel also. Thank you so much.